हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के पिछले 10 सालों में नीट में हुए एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। बोल रहे हैं कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है इन सब में से। ओके, नाउ कॉमन ऑप्शंस। ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये दिस इज द एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएंगे, aromatic amino acid, so wrong. Okay, and glutamic acid, yes, glutamic acid and aspartic acid, this is the acidic amino acid हो जाएंगे. Okay, so wrong हो जाएगा. And valine, this is the valine, this is the neutral amino acid, valine neutral amino acid है, so wrong हो जाएगा. And lysine, arginine, histidine, lysine, arginine, histidine, okay, all are बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा कि लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड है. और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन पूछता है कि 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था कि बायोलॉजी में भी प्लस केमिस्ट्री में दोनों में अमीनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन बनता है एसेंशियल अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में नहीं बनते और हम उनको फूड या भोजन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, उनको एसेंशियल अमीनो एसिड बोला जाता है. तो दैट अमीनो एसिड डज नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी बट ऑब्टेन ओनली फ्रॉम फूड. ये केवल हम लोग फूड से ऑब्टेन करते हैं. तो ये ऐसे अमीनो एसिड को एसेंशियल अमीनो एसिड बोला जाता है. और इनकी संख्या टोटल 10 हो जाती है. मींस 10 जो होगी ये बच्चों में होती है और टोटली 8 होता है, क्योंकि 2 जो होते हैं उसमें से एसेंशियल की बात करें तो इनका डिवीजन हो जाता है 8 + 2. ओके, तो जो 2 अमीनो एसिड हो जाते हैं ये हो जाते हैं, ये 2 की बात करेंगे हम, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन. इनको बोल दिया जाता है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड बोल दिया जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये शुरुआती स्टेज जब बच्चा रहता है उसके शरीर में ये बनते नहीं है. ये जैसे बच्चा एडल्ट बनता है ये दोनों अर्जिन और हिस्टिडीन अमीनो एसिड उसके शरीर में फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है. मींस एडल्ट में फॉर्मेशन होने लगते हैं तब ये नॉन एसेंशियल हो जाते हैं. इसीलिए इनको बोल दिया जाता है सेमी एसेंशियल. मींस ये जब बच्चा चाइल्ड अवस्था में रहता है उस वक्त एसेंशियल है, बाकी ये नॉन एसेंशियल हो जाते हैं. इसीलिए इन दोनों अमीनो एसिड को ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड बोल दिया जाता है. जबकि 8 अमीनो एसिड आपको याद करना है, यही क्वेश्चन पूछता रहता है हमेशा कि कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है. ये टोटल नंबर 8 हो जाते हैं ये. ओके, इनका मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो जाता है, आपको एक न्यूमोनिक बता रहा हूँ, आपको चाहे जैसे याद हो आपको याद होना चाहिए. हो जाता है MTV पिल्ट हो जाएगा. ओके, आपको ये न्यूमोनिक आपको याद है तो आप सारे एसेंशियल अमीनो एसिड को कर ले जाओगे. ओके, M फॉर दिस इज द मेथियोनिन, T फॉर थ्रियोनिन, ओके, V फॉर वैलिन. ओके, नाउ फेनिल एलेनिन हो जाएगा. एंड I फॉर आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज द ट्रिप्टोफैन. ये ट्रिप्टोफैन ये हो जाता है जो कि एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाता है. ये आपको इस तरीके सारे आपको एसेंशियल अमीनो एसिड के नेम आपको याद करने हैं. बिल्कुल, ये सबसे सिंपल वे है न्यूमेरिक जो कि आप एसेंशियल अमीनो एसिड को याद कर सकते हो. बाकी आप जैसे याद करना चाहो. ओके, आप यहाँ पर अदर जो क्वेश्चन आते हैं नीट में सबसे इम्पोर्टेंट
कि कौन से बेसिक है, कौन से एचडी अमीनो एसिड है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। ओके, ये देख सकते हो दिस इज द न्यूट्रल अमीनो एसिड, जो कि क्वेश्चन में आया हुआ है कि बेसिक अमीनो एसिड, यहाँ पर ये बेसिक अमीनो एसिड हो जाता है। ओके, न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? एलेनिन, ग्लाइसिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ये आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाते हैं ये। जबकि बेसिक अमीनो एसिड जो क्वेश्चन में आया हुआ है, बेसिक अमीनो एसिड, ये रहा क्वेश्चन में बेसिक अमीनो एसिड, दिस इज द अर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन। यस, लाइसिन इज द बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। जबकि अगर बात करें एचडी अमीनो एसिड की, तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, दिस इज द ग्लूटामिक एसिड, एचडी अमीनो एसिड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड का, टायरोसिन, दिस इज द टायरोसिन, एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिल एलेनिन, तीन हमारे ट्रिप्टोफैन, तीन हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाते हैं, जो कि क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ये कहीं ऑप्शन बन जाएगा, कभी क्वेश्चन बन जाएगा, आपको बिल्कुल याद करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का अमीनो एसिड में जो है वो हो जाता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से? मेथियोनिन एंड सिस्टीन, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर नहीं, बट अदर सारा बन जाता है कि सल्फर कंटेनिंग विटामिन। ओके, सल्फर कंटेनिंग विटामिन कौन कौन से है? दिस इज द B1, B5, B7. B1 means thiamine pyrophosphate. Okay, and B5, this is the coenzyme A, and vitamin B7, this is the biotin हो जाता है। दिस इज सल्फर कॉन्टेनिंग विटामिन हो जाते हैं। आपको बिल्कुल याद करना है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज लाइसिन, बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। Next question, secondary metabolites such nicotine, strychnine, caffeine are produced by plant for their डिफेंस एक्शन के लिए। मेनली जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं लाइक निकोटीन, स्टैटिन, ये क्या करते हैं कि या तो हर्बिवोरा से बचने के लिए या पैथोजन से बचने के लिए इनकी बॉडी खुद से ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जिससे अदर से बच सके। को ऐसे केमिकल को जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं, जिनका प्लांट में कोई रोल नहीं है बट ये बचने में यूज किए जाते हैं, हर्बिवोरा से बच सके, पैथोजन से बच सके। सेकेंडरी मेटाबोलाइट यस, तो डिफेंस एक्शन के लिए मेनली हो जाएगा। नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, नो ग्रोथ रिस्पांस, नो इफेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, किसी के लिए नहीं। ओके, सो आंसर सी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी का यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है कि बिल्कुल आपको रट्टा होना चाहिए कि कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये। दिस इज द पिगमेंट, कार्बोनाइट, एंथोसायनिन, पिगमेंट हो जाएगा। एल्कलाइड, मार्फिन और कोडीन एल्कलाइड हो जाएंगे। एंड टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, टर्पिनॉइड हो जाएंगे। एसेंशियल ऑयल्स, दिस इज लेमन ग्रास ऑयल नोन एज एसेंशियल ऑयल। एंड टॉक्सिन, एब्रिन एंड रिसिन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट 20 में क्वेश्चन आया हुआ है कि रिसिन क्या है? दिस इज द टॉक्सिन है। लेक्टिन, ये भी क्वेश्चन आया चुका है कि लेक्टिन, कैनाबिलिन ए, दिस इज द लेक्टिन है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आगे आपको मिल जाएगा। ओके, ड्रग, विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, दिस इज द ड्रग्स हो जाएंगे। पॉलीमेरिक, रबर, गम, सेलुलोज, ये सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हो जाते हैं। ये डायग्राम या ये चार्ट आपको बिल्कुल रट्टा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is most abundant protein in the animals? most abundant protein in animals, ये 2012 का ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीटेड यहाँ पर आया हुआ है। नीट टू, ये IPMT 2012 का क्वेश्चन था, ये सेम आया, मीन्स कहीं कहीं क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो एनिमल्स की बात करेगा तो कोलेजन मोस्ट अबंडेंट हो जाएगा। अगर ये प्लांट की बात करता है देन रूबिस्को हो जाएगा। एंड ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करेगा, पूरे वर्ल्ड की बात करता है तो भी हमारा रूबिस्को ही हो जाएगा। ओके, बट एनिमल की बात करेगा तो ये कोलेजन हो जाएगा। ओके, आप ये APMT 2012 का क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए। दिस इज द प्रोटीन का फंक्शन हो जाएगा। और ये APMT 2012 का क्वेश्चन जो कि आया हुआ था डायरेक्टली सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट किया गया। दोनों क्वेश्चन मैच कीजिए कि which one is the most abundant protein in the animal world, दिया गया या most abundant protein in the animal world, सेम क्वेश्चन है एंड ऑप्शन भी सेम है। दिस इज द कोलेजन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन सेम है, केवल लेक्टिन थोड़ा ऑप्शन चेंज कर दिया बस केवल। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज
कोलेजन हो जाएगा। 2012 से डायरेक्टली 2020 में डायरेक्टली रिपीट किया, कुछ आप यहाँ दे सकते हो। ओके, तो प्रोटीन देयर फंक्शन ये आपको बिल्कुल रट्टे होने चाहिए। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, इंसुलिन हार्मोन की तरह काम करेगा, एंटीबायोटिक फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेगा, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन लाइक स्मेल टेस्ट हार्मोन्स हो जाएगा। एंड GLUT4, ये क्वेश्चन GLUT4 आ चुका है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, जो कि ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज को इंटर करता है। दिस इज इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएगा, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू द सेल इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बोल रहा है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड जिसमें पाया जाता है वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, तो काइटिन, दिस इज द अमीनो शुगर, अमीनो शुगर। तो ये ध्यान देना है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट इन, सबसे पहले पाया कहां जाता है, दिस इज प्रेजेंट इन पॉली सैकराइड्स में पाया जाएगा, एंड पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोटीन। ओके, तो काइटिन अमीनो शुगर, इससे तो होमोपॉलीसैकेराइड, तो इसमें तो पाया जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बट कोलेस्ट्रॉल में नहीं पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें एस्टर बॉन्ड होगा। सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, रॉन्ग। ओके, जबकि बी की बात करें तो ग्लिसरॉल, दिस इज द एल्कोहल हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाता है, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। ट्रिप्सिन, दिस इज द प्रोटीन एंजाइम, सो प्रोटीनियस एंजाइम हो जाता है, तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा, बट ग्लिसरॉल में नहीं है, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सी की बात करें तो सी सेलुलोज, दिस इज द पॉलीसैकेराइड्स, इसमें पाया जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जबकि लेसाइथिन, दिस इज द फास्फोलिपिड, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनुलिन एंड इंसुलिन। इनुलिन में पाया जाएगा ग्लाइकोसिडिक, इंसुलिन में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। ओके, तो इनुलिन, दिस इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज हो जाएगा इनुलिन। ओके, सो इसमें पाया जाएगा। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question, match the following inhibitor of the catalytic activity. This is the match with malonate. Malonate is a competitive inhibitor of succinate डिहाइड्रोजिनेज। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन ग्रुप में दिया हुआ है। पॉसेस पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन द कोलेजन, दिस इज द प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट सेल वॉल मटेरियल फंगाई, दिस इज द काइटिन पाया जाएगा, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, दिस इज द रेसिन हो जाएगा, रेसिन एंड एब्रिन, दिस इज द टाइप ऑफ टॉक्सिन हो जाते हैं ये। ओके, ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है ऑप्शन ग्रुप में। ओके, सो आप इसको डायग्राम से देख सकते हो, एनसीईआरटी का ये चार्ट है। ओके, तो आप देख सकते हो पिगमेंट बिल्कुल रट डालो, कार्बोनाइट, एंथोसायनिन, एल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन, टर्पनाइट, मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, एब्रिन रेसिन, यस टॉक्सिन, दिस इज द एब्रिन रेसिन। लेक्टिन्स, कैनकानावलिन है, ये आ चुका है, टॉक्सिन आ चुका है। नेक्स्ट ड्रग आने की संभावना है विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन, ये आ सकता है। पॉलीमेरिक, रबर गम, सेलुलोजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट, आ गया ना इंसुलिन डिपेंडेंट, कौन सा होता है, दिस इज द GLUT4 हो जाएगा, टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती है GLUT4, ये इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है। दिस इज ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू ये स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू में, ये ट्रांसपोर्ट करेगा एडिपोज टिश्यू में, दिस इज फैट का फॉर्मेशन करवाएगा, मसल में दिस इज ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करवाता है इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हो जाएगा। ओके, GLUT1 थर्ड एंड सेकंड ये सारे हैं। ओके, आप यहाँ पर ग्लूट का एक मैंने चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप वो चार्ट बिल्कुल रट डालो, क्योंकि GLUT4 आ चुका है तो आगे कुछ भी आ सकता है। ओके, तो GLUT1 एंड थर्ड, दिस इज द सेम स्थान पर पाए जाएंगे, ब्रेन, प्लेसेंटा, किडनी पर पाया जाएगा, केवल आरबीसी GLUT1 के लिए स्पेशल है। ओके, और इनका फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोज अपटेक ड्यूरिंग फास्टिंग के समय ग्लूकोज अपटेक करवाएगा, क्योंकि ब्रेन को हमेशा चाहिए एनर्जी, एनर्जी चाहिए, लाएगा कहाँ से एनर्जी, वो फास्टिंग कंडीशन में एनर्जी उसको मिलेगी, इसी GLUT3 की वजह से मिलती है, उसको ग्लूकोज अपटेक करवाएगा ब्रेन वगैरह में। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है
GLUT4 दिस इज द इंसुलिन डिपेंडेंट है, ओके, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड एडिपोज टिश्यू पाया जाएगा, इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएगा। ग्लूकोज अपटेक आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद इंसुलिन के द्वारा प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का अपटेक कराएगा, ओके, एडिपोज टिश्यू में फैट एंड स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजन का स्टोरेज करवा देता है, ओके। GLUT4 इतनी चीज याद होगी, बट GLUT5 बिल्कुल आसान है याद करना। दिस इज द 5 मीन्स फ्रक्टोज, 5 था फ्रक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज किसके लिए इंपॉर्टेंट है? स्पर्म के लिए, मीन्स टेस्टिस में। ये तो सबसे सिंपल है याद करना, एक बार आप थिंकिंग कर लो, बिल्कुल याद हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल याद करने में दिक्कत नहीं है, 4 आपको पता है, 5 पता है, सेकंड आप याद कर लो, ओके। दिस इज द पैंक्रियाज इंसुलिन, पैंक्रियाज में जाएगा तो ये इंसुलिन का सिक्रेशन करवाएगा, ओके। लीवर में जाएगा तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करवाएगा, ओके, और इंटेस्टाइन में रहेगा, ओके। तो पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलवाने वाला ग्लूट सेकंड हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कनकैनावलिन ए, दिस इज द नीट 2019 में आया, दिस इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट कनकैनावलिन ए, दिस इज द टाइप ऑफ लेक्टिन हो जाता है ये, ओके। डी इज द लेक्टिन हो जाएगा। पिगमेंट एंथोसिन, कैरोटीनॉइड हो जाएगा, एल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन, एसेंशियल ऑयल, ये लेमन ग्रास ऑयल हो जाता है, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी मेटाबोलाइट, बिल्कुल रट डालो, ओके। और यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक चार्ट बनाकर रखा हूँ, क्योंकि एंजाइम के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस चैप्टर के इस एंजाइम से आए हुए हैं, मोस्ट क्वेश्चंस। तो आपको कुछ भी हो इस चार्ट को याद करना है, क्योंकि एंजाइम्स के सबसे टफ और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, आप हमेशा गलत करते हो। अगर आपको ये चार्ट याद है तो आप कैसे भी एंजाइम से क्वेश्चन घुमाएगा आप कर ले जाओगे। आगे आप देखने वाले हो कि चार्ट कितना आपको हेल्पफुल करता है ये आपको, ओके। तो कंप्लीट एंजाइम नोन एज होलो एंजाइम, पूरे एंजाइम को होलो एंजाइम बोला जाता है, ये पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। सेकंड क्वेश्चन, प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम नोन एज एपो एंजाइम बोल दिया जाता है, बिल्कुल याद करना है कि प्रोटीनियस पार्ट नोन एज एपो एंजाइम, डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन जाता है, ओके। नेक्स्ट बनता है कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट को को फैक्टर बोलते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है ये। तो एंजाइम के दो पार्ट, एपो एंजाइम एंड को फैक्टर। को फैक्टर इज द नॉन प्रोटीनियस पार्ट बट एपो एंजाइम इज द प्रोटीनियस पार्ट हो जाएगा, ओके। को फैक्टर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड कोएंजाइम, थर्ड मेटालाइन, ये सारे को फैक्टर के पार्ट हैं, ओके। प्रोस्थेटिक ग्रुप से बहुत क्वेश्चन बनता है, दिस इज द ऑर्गेनिक पार्ट एंड टाइटली बाउंडेड, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि दिस इज द टाइटली बाउंडेड टू द एपो एंजाइम के साथ ये टाइटली बाउंडेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन प्रोस्थेटिक ग्रुप को। जबकि कोएंजाइम ये भी ऑर्गेनिक है बट ये लूजली बाइंडेड हो जाता है, एपो एंजाइम से लूजली बाउंडेड हो जाएगा, डायरेक्टली यही क्वेश्चन आता है, कौन सा टाइटली बाउंडेड कौन सा लूजली बाउंडेड, आप आगे क्वेश्चन में आप देखोगे, बिल्कुल इसको ध्यान से देखना। मेटालाइन दिस इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो जाता है, मींस इनऑर्गेनिक पोर्शन हो जाएगा, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, डायरेक्टली देता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मेटालाइन बनाएगा, विद एक्टिव साइट के साथ और सब्सट्रेट के साथ, ओके। और दिस इज द एग्जांपल, जिंक इज द को फैक्टर किसका, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, डायरेक्टली क्वेश्चन यही आ जाता है, जिंक इज द को फैक्टर फॉर द कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है नेट पे, ओके। अब कोएंजाइम दिस इज द एग्जांपल ऑफ विटामिन हो जाते हैं, कोएंजाइम विटामिन हो जाते हैं, लाइक कोएंजाइम विटामिन B1, थियामिन पायरोफॉस्फेट विटामिन B1 का ये कोएंजाइम हो जाता है, जबकि विटामिन B2 का FADFMN, ओके, जबकि B3 का NADP हो जाता है, विटामिन B5 का कोएंजाइम ये हो जाता है, डायरेक्टली ये चीजें आपको आ जाती हैं, ओके। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर पेरोक्सिडेज एंड कैटालिसिस, डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन यहाँ से। तो आप कुछ भी हो ये चार्ट याद करके रखना, आपको आगे सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑप्शन ए एंड बी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बोल रहा है कि इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। एक बारे में बोल रहा है कोएंजाइम आर मेटालाइन दैट टाइटली बाउंडेड टू द एंजाइम पोर्शन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, नो, ये कोएंजाइम जो होगा दिस इज लूजली बाउंडेड होता है, जबकि कोएंजाइम और मेटालाइन ये दोनों टाइप ऑफ को फैक्टर हो जाते हैं, और इनको प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं बोला जाता बल्कि को फैक्टर बोल दिया जाता है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा ये कोएंजाइम से दिस इज बाइंडेड, ये टाइटली बाइंडेड हो जाते हैं, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, ओके।
क्योंकि कोएंजाइम को टाइटली बोल रहा है, सो रॉन्ग हो जाएगा, जबकि लूजली बाउंडेड होता है। बी, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। बोल रहा है कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप से जब बाइंड करता है उसको एपोएंजाइम बोलते हैं। नहीं, कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम के लिए दिस इज दो पोर्शन हो जाते हैं, मैंने बताया था प्रोस्थेटिक ग्रुप एपोएंजाइम, मैंने बताया था एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर। ओके, ये कंप्लीट होलोएंजाइम हो जाते हैं। कोफैक्टर के 3 पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटालाइन एंड कोएंजाइम हो जाते हैं। तो कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटालाइन एंड कोएंजाइम तीन के तीनों एपोएंजाइम के साथ ऐड होकर के फाइनली कैटालिटिक एंजाइम कंप्लीट बनाते हैं। सो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए फॉल्स बट बी ट्रू। नो, दो के दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, बोथ ए एंड बी ट्रू, नो। सी, ए ट्रू बी फॉल्स, नो। ए एंड बी बोथ आर फॉल्स, यस, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए ट्रू बी फॉल्स हो जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हो जाएगा कि और भी दोनों रॉन्ग है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैंने बताया होल एंजाइम, दिस इज द प्रोटीनियस पार्ट एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीनियस कोफैक्टर, कोफैक्टर 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटालाइन। प्रोस्थेटिक ग्रुप दिस इज द टाइटली बाउंडेड बट कोएंजाइम लूजली बाउंडेड हो जाता है एंड मेटालाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ये। ओके, बिल्कुल आपको रट डालना है। कोएंजाइम विटामिन हो जाते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम हो जाएगा एंड मेटालाइन जिंक और कोफैक्टर हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी जिस पेज पर दिया हुआ है पोर्शन, अगर आप उस पेज को पढ़ते हो तो कम से कम आपको समझने में हाफ एन आवर मीन्स आधे घंटे लग जाएंगे, जबकि मेरे इस चार्ट के द्वारा अगर आप पढ़ते हो तो ओनली ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे। इस पूरे पेज को तैयार करने के लिए ओनली 5 मिनट में आप सब कुछ तैयार कर सकते हो। तो प्लीज बार बार रिवाइज कीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट रिलेटेड विद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड है, आरएनए, ट्राइग्लिसराइड, डीएनए, नो। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम। बोल रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कोएंजाइम से कैसे डिफर है? इन दैट बिकॉज प्रोस्थेटिक ग्रुप दिस इज टाइटली बाउंडेड हो जाता है कोएंजाइम से, बट कोएंजाइम दिस इज लूजली बाउंडेड। डायरेक्टली चार्ट से आया हुआ है। ओके, ऑप्शन ए, दे रिक्वायर मेटालाइन फॉर देयर एक्टिविटी, दिस इज द मेटालाइन हो जाता है, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, बी, द प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंडेड टू ए कोएंजाइम, दिस इज द करेक्ट, क्योंकि टाइटली बाउंडेड है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, करेक्ट है। ऑप्शन सी, देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट नहीं होता, ट्रांजिएंट दिस इज द को एंजाइम की बात कर रहा है, दिस इज द ट्रांजिएंट एपोएंजाइम से जुड़ता है, मतलब लूजली जुड़ता है ये। ओके, ऑप्शन डी, दे कैन सर्व एज को फैक्टर इन अ नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, दिस इज द, ये मेटल आयन की बात कर रहा है। ओके, मेटल आयन ये को फैक्टर की तरह काम करेगा सर्टेन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में। ओके, डी इज बी, ये रॉन्ग हो जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। ओके, दिस इज द अबाउट मेटल के बारे में बात कर रहा है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, द टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर की बात कर रहा है कि कौन सा दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो शुगर में दिस इज OH एंड CO दो ग्रुप पाए जाते हैं, मींस हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल ग्रुप। ओके, हाइड्रोक्सिल करेक्ट है बट मेथिल नहीं है, सो रॉन्ग। बी, कार्बोनिल है बट मेथिल नहीं है, सो बी रॉन्ग। ओके, सी की बात कर रहे हैं, कार्बोनिल है फास्फेट नहीं है, सो सी रॉन्ग। डी, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल, यस, डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी हो जाएगा, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर, ये शुगर के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विथ रेफरेंस टू एंजाइम के बारे में बोल रहा है, कौन सा रेफरेंस करेक्ट है ये। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जब तक आपको वो चार्ट नहीं याद है आप नहीं कर सकते हो। ओके, ऑप्शन ए, होलो एंजाइम, दिस इज द एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर से जुड़ा होगा। कोफैक्टर 3 पार्ट, कोएंजाइम, मेटालाइन एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, कोएंजाइम इज टाइप ऑफ को फैक्टर, यस, एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर मिलकर के होलो एंजाइम, यस, ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि कोएंजाइम की बात करेगा तो एपोएंजाइम एंड होलो एंजाइम नहीं समझ में आएगा, आपको चार्ट दिखाना पड़ेगा। ओके, सो नाउ कमान चार्ट बनाते हैं, आपको इसके डिस्कस करते हैं, बिल्कुल इस क्वेश्चन को समझाते हैं। यहाँ पर देखिए आप इसको, तो कोएंजाइम की बात कर रहा है, तो कोएंजाइम दिस इज द कोएंजाइम। कोएंजाइम किससे बना है? बोल रहा है कि एपोएंजाइम प्लस होलो एंजाइम से। क्या ये एपोएंजाइम और होलो एंजाइम से बना है? नहीं, ये इससे नहीं बना, सो रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा। अब सी की बात करें, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम किससे बना है? कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर।
कोएंजाइम में टाइप ऑफ कोफैक्टर तो खुद ही है ना, तो कोफैक्टर क्यों दिएगा? कोएंजाइम प्लस अगर एपोएंजाइम कहता तो सही हो जाता। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कोएंजाइम इस टाइप ऑफ कोफैक्टर ही है ना, तो इससे कैसे बन जाएगा? सो रॉन्ग हो जाएगा। अब डी की बात करें, एपोएंजाइम, दिस इज द एपोएंजाइम। ओके, दिस इज द एपोएंजाइम। एपोएंजाइम इज इक्वल टू क्या? होलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम से मिलकर बना है। एपोएंजाइम इज अ पार्ट ऑफ होलो एंजाइम है ना, तो कहां से इससे मिलकर बनेगा? सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को करने के लिए जब तक आपको चार्ट नहीं तैयार, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको बिल्कुल रट डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, कौन सा पॉलीमर नहीं है? ओके, प्रोटीन, दिस इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड का पॉलीमर हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड, दिस इज अ पॉलीमर ऑफ, दिस इज द पॉलीमर ऑफ शुगर या ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब का पॉलीमर हो जाता है। सो दिस इज पॉलीमर, ये हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। एंड न्यूक्लिक एसिड, दिस इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा पॉलीमर। सो दिस इज नो। नॉट पॉलीमर बात करें तो दिस इज लिपिड, इज नॉट अ पॉलीमर। सो आंसर दिस इज सी हो जाएगा, नॉट पॉलीमर इज लिपिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज, बोल रहे कौन सा नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है? ओके, तो लाइसोजाइम प्रोटीनेशियस है, लाइगेज प्रोटीन का बना है, डीऑक्सीराइबोज प्रोटीन बना है, बट राइबोजाइम दिस इज मेड ऑफ आरएनए, दिस इज नॉन प्रोटीन का बना हुआ है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, राइबोजाइम इज अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is least likely to be involved in the stabilizing the three dimensional holding most protein? बोल रहा है कि मोस्ट प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसके द्वारा स्टेबलाइज नहीं होता या क्या नहीं पाया जाता? सबसे कम पाया जाता है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाया जाएगा, हाइड्रोफोबिक पाया जाएगा, बट एस्टर बॉन्ड दिस इज प्रेजेंट इन फैट में पाया जाता है। ओके, सो ये प्रोटीन में नहीं पाया जाएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली, जो ये ग्राफ का दिया हुआ है ये 2010 का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ग्राफ वहां से उठाया गया है। ओके, सो यहाँ पर देखिए कि ग्राफ में दिया पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर रिएक्शन दिया हुआ है ये प्रोडक्ट बनने के लिए। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट का ये 10 जूल इसकी एनर्जी है, बट प्रोडक्ट की देखिए इसकी मान लेते हैं 2 जूल है ये। ओके, मींस सबस्ट्रेट से कम है ये इसकी एनर्जी। जब एनर्जी सबस्ट्रेट की ज्यादा हो, प्रोडक्ट की कम हो, मींस सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो साथ में प्लस एनर्जी भी रिलीज करता है। इस कंडीशन को जब प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज होगी तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल दिया जाता है। ओके, तो ऑप्शन में बोल रहा है कि इंडोथर्मिक, दिस इज द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक हो जाएगी, जिसमें जिसमें एक्सोथर्मिक होगा वो सही हो सकता है। तो ऑप्शन ए इंडोथर्मिक सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक ये हो सकता है। ऑप्शन सी इंडोथर्मिक रॉन्ग। ऑप्शन डी एक्सोथर्मिक यस हो सकता है। तो बी और डी हो सकते हैं। ओके, अब अदर ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर दिया कि ए, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम का मेन काम होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देना। एंजाइम प्रेजेंस है तो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी डिक्रीज है, जबकि एंजाइम एब्सेंट है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी हुई है। ओके, यहाँ पर एंजाइम एब्सेंट है, मींस बी में एंजाइम एब्सेंट है, बट यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है ये। ओके, इस वजह से इसकी एनर्जी घटी हुई है। ओके, नाउ कॉमन ऑप्शन, तो बी और डी हो सकते थे, हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो बी दिस इज द एक्सोथर्मिक करेक्ट है विथ एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यस, ए की एनर्जी बोल रहा है कि एंजाइम के प्रेजेंस में करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बी एब्सेंस ऑफ एंजाइम करेक्ट है। सो ये सारे करेक्ट हुए तो बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपकी डी की बात करें, एक्सोथर्मिक करेक्ट है, बट एनर्जी ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एब्सेंस नहीं प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, सो ये रॉन्ग, सो रॉन्ग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ए प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बी एब्सेंस ऑफ एंजाइम हो जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, तो फैट मॉलिक्यूल बोल रहा है किससे बना होता है? दिस इज मेड अप ऑफ, दिस इज द 1 ग्लिसरॉल। ओके, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, दिस इज द ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके, एंड अब यहाँ पर दिस इज द फैटी एसिड, फैटी एसिड, दिस इज फैटी एसिड का एसिडिफिकेशन हुआ है, तो दिस इज 3 फैटी एसिड
एंड 1 ग्लिसरॉल। ओके, दिस इज फॉर्म ऑफ फैट हो जाता है। तो 1 ग्लिसरॉल करेक्ट है, 1 फैटी एसिड रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग। 3 ग्लिसरॉल रॉन्ग, 3 ग्लिसरॉल रॉन्ग, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड यस, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement is wrong? करें कौन सा स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है? ओके, ऑप्शन ए यूरेसिल इज अ पायरिमिडीन। यस, यूरेसिल पायरिमिडीन दिस इज द करेक्ट है। ओके, तो पायरिमिडीन दिस इज अ नाइट्रोजन बेसिस। अगर टोटल नाइट्रोजन बेसिस की बात करें 2 हो जाते हैं, दिस इज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। ओके, प्यूरिन 2 हो जाएंगे, दिस इज एडेनिन एंड ग्वानिन। जबकि ओके, पायरिमिडीन 3 बेसिस हो जाते हैं, दिस इज साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल हो जाएंगे। ओके, थियामिन नहीं है, थियामिन विटामिन B1 होता है, दिस इज थायमिन हो जाता है। ओके, तो जो थायमिन है दिस प्रेजेंट इन DNA में पाया जाएगा, जबकि यूरेसिल दिस इज द RNA में पाया जाएगा। जबकि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये तीनों ये DNA RNA दोनों में कॉमन हो जाते हैं ये। ओके, सो यूरेसिल इज अ पायरिमिडीन बेसिस हो जाएगा। ऑप्शन बी ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं, बल्कि यहाँ पर मेथियोनिन एंड सिस्टीन ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो जाते हैं, बिल्कुल आपको याद करना। सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, वो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है ये। ओके, करेक्ट है। डी सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। यस, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड हो जाता है। सो रॉन्ग कौन सा है? बी इसका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं होता है। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। The chitinous exoskeleton of arthropod is formed by polymerization of exoskeleton of arthropod made up of which chitin का बना होगा। chitin is the polymer of नॉक का बना होगा। ओके, दिस इज नाम एंड नॉक का बना होता है। एन स्टिल म्यूरिक एसिड, एन स्टिल ग्लूकोसामीन। ओके, ऑप्शन ए एन स्टिल ग्लूकोसामीन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाइपोग्लाइकस नो, क्रेटिन सल्फेट, कॉन्ड्राटिन सल्फेट नो, डी ग्लूकोसामीन नो। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following biomolecule does have a phosphodiester bond? Phosphodiester bond present in nucleotide, present in nucleotide में पाया जाता है। अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। ओके, अमीनो एसिड में सो रॉन्ग हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड यस, करेक्ट हो जाता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में हो जाता है। ओके, सी की बात करें, फैटी एसिड इन अ ग्लिसराइड नो, दिस इज द एस्टर बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी मोनोसैकेराइड इन अ पॉलीसैकेराइड दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाता है। ओके, सो रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement is incorrect? बोल रहा कौन सा इनकरेक्ट है? ओके, ऑप्शन ए competitive inhibitor does not affect rate of breakdown of the enzyme substrate complex. Yes, competitive inhibitor कभी एंजाइम सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन को इफेक्ट नहीं करता, ये करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ competitive inhibitor डिक्रीज द Km, ये competitive inhibitor में Km डिक्रीज ना होकर के दिस इज इंक्रीज होता है। सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, रॉन्ग पूछा तो ये बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सी की बात करें, competitive inhibitor react reversibly with enzyme to form an enzyme inhibitor complex. यस, करेक्ट है कि competitive inhibitor अगर इनहिबिटर के साथ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाया है, अगर हमने ज्यादा सबस्ट्रेट दे दिया तो ये रिवर्सिबल इनहिबिशन हो जाएगा, फिर से एंजाइम सबस्ट्रेट बन जाएगा। करेक्ट है। ओके, डी competitive inhibition the inhibitor molecule is not chemically changed by the enzyme. यस, इनहिबिटर मॉलिक्यूल बोल रहा है कि ये केमिकली चेंज नहीं हो जाता है, ये एंजाइम को ये केमिकली चेंज नहीं करता है। दिस इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगा कि डिक्रीज द Km, क्योंकि कम्पिटेटिव में Km डिक्रीज ना होकर के इंक्रीज होता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, हम लोग यहाँ पर कम्पिटेटिव नॉन कम्पिटेटिव यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके,
यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन है कि कम्पिटेटिव इन्हिबिशन एंड नॉन कम्पिटेटिव इन्हिबिशन। तो यहाँ पर थोड़ा हम डायग्राम बनाएंगे। दिस इज द एंजाइम मॉलिक्यूल, दिस इज द एक्टिव साइट, ओके। और यहाँ पर दिस इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा, एंड दिस इज इनहिबिटर मॉलिक्यूल, ओके। दिस इज द इनहिबिटर एंड दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज एंजाइम। तो इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट दो के दोनों आपस में रिसेंबल एक ही जैसे हो जाएंगे, इसीलिए तो कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन उनके बीच होता है जिनके बीच क्या हो कि समान हो, वहां कंपटीशन होता है। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों रिसेंबल, एक दूसरे के रिसेंबल है, इसलिए कम्पिटेटिव इनहिबिशन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन नॉन कम्पिटेटिव की बात करें, अगर यहाँ पर हम डिजाइन करते हैं, दिस इज ओके एंड दिस इज द substrate, this is enzyme, and this is the इनहिबिटर हो जाते हैं, ओके। तो इनहिबिटर क्योंकि यहाँ पर जब बाइंड अप करता है नॉन कम्पिटेटिव में, क्योंकि कंपटीशन नहीं करेगा, रिसेंबल नहीं है, आप देख सकते हो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट आपस में एक दूसरे के जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इनहिबिटर को सबस्ट्रेट के स्थान पर बाइंड अप नहीं करना है, अदर देन ये एक्टिव साइट पर बाइंड अप करेगा। दिस इज द एक्टिव साइट हो जाएगी एंड दिस इज दी आल्सो एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट पर नॉन कंपटीशन में बाइंड अप नहीं करता इनहिबिटर, इसलिए इसका शेप अलग है, ओके। जबकि यहाँ पर इसी एक्टिव साइट पर ही इनहिबिटर बाइंड अप करेगा, इसलिए कंपटीशन करता है कि पहले मैं बाइंड अप हो जाऊंगा, उसको सबस्ट्रेट को बाइंड अप नहीं करने देता एक्टिव साइट से, इसलिए रिसेंबल शो करता है। यहाँ पर जब सेम एक्टिव साइट पर बाइंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो रिसेंबल या सेम जैसा शो करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइट पर बाइंड अप करता है ये, ओके क्लियर। अब ये इसका डायग्राम हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, इसका जो ये मैंने यहाँ चार्ट बनाया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल रटना है। फर्स्ट दिया है कि इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट रिसेंबल ईच अदर, यस आप देख सकते हो रिसेंबल ईच अदर है, ओके। यहाँ पर इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट डज नॉट रिसेंबल, ये रिसेंबल नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके। ये क्लियर है। एंड इनहिबिटर बाइंड इन एक्टिव साइट, यस इनहिबिटर जाकर के एक्टिव साइट से बाइंड अप कर रहा है, आप देख सकते हो। जबकि इनहिबिटर एक्टिव साइट के अलावा दूसरे स्थान पर बाइंड अप करेगा, ये आप यहाँ देख सकते हो। ये दोनों चीजें डायग्राम से क्लियर है, आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे सकते हो। अब यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको क्लियर है, बट ये दोनों चीजें आपको रटनी है। यहाँ पर इसमें दिया है कि V मैक्सिमम इज सेम, क्योंकि जब कंपटीशन तभी होगा जब दोनों के बीच स्पीड समान होगी, तो V मैक्सिमम सेम हो जाएगा। यहाँ पर जब यहाँ पर कंपटीशन होना नहीं है, तो V मैक्सिमम की आवश्यकता सेम की नहीं है, बल्कि कम हो जाती है स्पीड, यहाँ पर V मैक्सिमम लोअर हो जाएगी। जबकि Km मींस माइकेलिस कांस्टेंट, इसका इंक्रीज रहेगा, माइकेलिस कांस्टेंट इसका कॉम्पिटेटिव का इंक्रीज हो जाएगा, जबकि यहाँ पर माइकेलिस कांस्टेंट अनचेंज हो जाएगा। ये दो चीजें आपको बिल्कुल याद करनी है, रटनी है, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, आप कंफ्यूज होकर के गलत करते रहते हो, ओके। नेक्स्ट, इनहिबिटर कैन नॉट बाइंड विथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्यों नहीं बाइंड करता है? क्योंकि एक ही एक्टिव साइट है, अगर वहां पर सबस्ट्रेट अगर बाइंड अप कर गया, कोई एक्टिव साइट तो है नहीं ना बाइंड अप करने के लिए जहां इनहिबिटर बाइंड अप करे, इसलिए जहां पर सब एंजाइम सबस्ट्रेट पहले बन चुका है, अब इनहिबिटर के लिए बाइंड करने के लिए स्पेस ही नहीं है, इसलिए बाइंड अप नहीं करता। ये भी आपको यहाँ से डायग्राम से याद हो गया। बट नेक्स्ट, इनहिबिटर कैन बाइंड विथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाइंड अप हो गया, ओके। बट अदर साइड पर बाइंड अप करेगा ना इनहिबिटर, तो यहाँ पर क्या करता है इनहिबिटर, अदर साइड इसके लिए बची, इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड अप कर सकता है नॉन कम्पिटेटिव में, ओके क्लियर है। नेक्स्ट, इट लोअर द सबस्ट्रेट अफिनिटी टू द एंजाइम, ओके। कम्पिटेटिव इनहिबिशन में बोल रहा है कि एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की अफिनिटी को घटा देता है, क्योंकि जब खुद बाइंड अप कर जाएगा तो उसको कहाँ से आने देगा, तो इसको घटा देगा। जबकि ये कोई चेंज नहीं करता है, सबस्ट्रेट आओ एक्टिव साइट से बाइंड अप करो, उससे कोई मतलब नहीं है, बाइंड अप करने देगा, ओके इस रिलेशन नहीं है। बट ये खुद ही बाइंड अप करता है कम्पिटेटिव वाला, तो कहाँ से आने देगा, इसलिए घटाता है, ओके। सारी चीज आपको यहाँ क्लियर हो चुकी होंगी, ओके। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। कह एंजाइम एक्शन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, ओके। ऑप्शन है सबस्ट्रेट बाइंड विथ एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, यस सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर बाइंड अप करता है, करेक्ट है, ओके। ऑप्शन बी, एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इन्हिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेट,
बाई मेलोनेट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंड मेलोनेट का इनहिबिशन, दिस एग्जांपल ऑफ कम्पिटेटिव इनहिबिशन को हो जाता है। तो कम्पिटेटिव इनहिबिशन में मैंने बताया था ये टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन हो जाता है। अगर सबस्ट्रेट ज्यादा बढ़ा देंगे तो सबस्ट्रेट बाइंड अप शुरू हो जाएगा, इनहिबिटर को भगा देता है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो ढेर सारा हमने सबस्ट्रेट अगर डाल दिया तो ये रिवर्स कर देगा, इसमें नॉट रिवर्स लिखा है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये पूछा कौन सा नॉट करेक्ट है, तो बी नॉट करेक्ट है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सी अ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर बाइंड द एंजाइम at site distinct from that which bind to the substrate। yes, नॉन कम्पिटेटिव में जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड अप करता है उससे अदर साइड पर, मीन डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अदर साइड पर जाकर के इनहिबिटर बाइंड अप करता है। दिस इज द करेक्ट है, मैंने डायग्राम से आपको बताया। ओके, डी मेलोनेट इज कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। यस, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मेलोनिक एसिड इज कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्ट है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कौन सा रॉन्ग है, बी रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों टफ क्वेश्चन है, दोनों का आपको अच्छे से ध्यान देना है 21 और 22 कि ये कहां से मिस्टेक हो रहा है, आपको पकड़ना है, आपको सीखना है यहाँ पर, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार बनाएगा क्वेश्चन, तो यहीं से वो दोबारा से रिपीट कर देगा ऑप्शन को, क्वेश्चन को ऑप्शन कर देगा। दोनों क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट सहित चारों ऑप्शन अच्छे से आपको पढ़ना है, ध्यान देना, रटना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is non-reducing carbohydrate, maltose reducing, lactose reducing, ribose 5-phosphate reducing, बस सुक्रोज इस नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फास्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, फास्फोग्लिसराइड की बोल रहा है कि हमेशा बना होता है किसका, ऑप्शन ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बिल्कुल करेक्ट है, ये किसी का भी बन सकता है फास्फोग्लिसराइड। ओके, एस्ट्रीफाइड टू अ ग्लिसरॉल, ओके करेक्ट है। आज मैं यहाँ थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूं। कोई भी अगर ग्लिसराइड बनता है तो ये सबसे पहले बनता है, दिस इज CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ओके, क्लियर, इससे अटैच होगा, दिस इज फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, हमेशा फैटी एसिड दिस इज ग्लिसरॉल से एस्ट्रीफाइड होता है और इससे जो फास्फेट जुड़ेगा, दिस इज फास्फेट, अगर जुड़ना होगा फास्फेट तो साइड वे में इसका जुड़ता है, एस्ट्रीफिकेशन ग्लिसरॉल के साथ करता है फैटी एसिड, ना कि फास्फेट के साथ। याद रखना, फैटी एसिड एस्ट्रीफिकेशन विद ग्लिसरॉल के साथ होगा, फास्फेट के साथ नहीं करता, बल्कि फास्फेट इसके साइड में जुड़ता है। ये चीजें याद रखना किसी भी फास्फोग्लिसराइड के लिए, फास्फेट हमेशा उसके साइड में जुड़ता है। ओके, फैटी एसिड से। ऑप्शन ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू अ ग्लिसरॉल, करेक्ट है। तो कोई भी फैटी एसिड एस्ट्रीफिकेशन विद ग्लिसरॉल, करेक्ट है। टू विच फास्फेट ग्रुप आल्सो अटैच, यस फास्फेट ग्रुप इसके साइड में अटैच है, दिस इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, करेक्ट है। एस्ट्रीफाइड टू अ फास्फेट ग्रुप, क्या फैटी एसिड फास्फेट के साथ एस्ट्रीफिकेशन है, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फास्फेट ग्रुप इसके साइड में जुड़ा है, ना कि एस्ट्रीफिकेशन कर रहा है। विच आल्सो अटैच टू द ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ एस्ट्रीफिकेशन करता है, फास्फेट के साथ अटैच होता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सी वनली सैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू वनली सैचुरेटेड, नो, दोनों होता है, सो रॉन्ग। डी वनली अनसैचुरेटेड, नो, सैचुरेटेड भी सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए हो जाएगा कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों ग्लिसरॉल के साथ एस्ट्रीफिकेशन करते हैं और फास्फेट इसके साइड में जुड़ता है, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोमॉलिक्यूल काइटिन इज, बोल रहा काइटिन, दिस इज द अमीनो सुगर, आल्सो दिस इज द होमो पॉली सैकेरॉइड्स हो जाता है ये, बिल्कुल, क्योंकि ये पहले इसको हेट्रोपॉलीसैकेराइड अदर एनसीईआरटी में, पहले के एनसीईआरटी में दिया था, बट चेंज एनसीईआरटी में होमो दे दिया है, तो आप याद रखना अमीनो सुगर काइटिन, दिस इज द होमो पॉलीसैकेराइड। और अमीनो मींस नाइट्रोजन पाया जाएगा, साथ में सुगर पाया जाएगा, नाइट्रोजन अटैच होगा सुगर के साथ, तो सल्फर कंटेनिंग, सल्फर नहीं होगा काइटिन में। ओके, नाइट्रोजन पाया जाएगा, सिंपल पॉलीसैकेराइड है नहीं, दिस इज द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सिंपल पॉलीसैकेराइड वो होते हैं जो कि सिंगल कार्बोहाइड्रेट मीन शुगर, कोई भी शुगर केवल एक ही यूनिट का बार बार पॉलीमराइज होगा, दिस इज ए सिंपल पॉलीसैकेराइड। अगर दो यूनिट का मिल करके पॉलीसैकेराइड होगा तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, यस
दिस इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, दिस इज द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड हो जाता है, सिंपल नहीं होता है, सो रॉन्ग हो जाएगा। डी फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, नो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड हो जाएगा काइटिन। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन, बोल रहा है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का जब ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है उस वक्त की बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि ट्रांजिएंट यस एंजाइम और सबस्ट्रेट ये ट्रांजिएंट मतलब थोड़े समय के लिए होंगे और अनस्टेबल होंगे, तभी तो ब्रेक करके फाइनली ब्रेक हो जाएंगे और फाइनली एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं ये। ओके, जब ये ब्रेक होंगे तभी कन्वर्ट होंगे, अगर ये ट्रांजिएंट होगा तो कम टाइम के लिए, अनस्टेबल मीन से ब्रेक हो जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अगर बी की बात करें, अगर ये परमानेंट हो गया तब तो ये ब्रेक ही नहीं होगा, जब ये ब्रेक नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनने का सवाल ही नहीं बनता, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, स्टेबल होगा तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। एंड ट्रांजिएंट प्रोडक्ट बनेगा बट स्टेबल पर नहीं बनेगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। परमानेंट पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अनस्टेबल पर बनेगा। ओके, सो परमानेंट पर नहीं बनेगा, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ट्रांजिएंट कम समय के लिए और अनस्टेबल होना चाहिए जिससे कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ब्रेक होकर के प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर ले। ओके, सो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the essential chemical component of many coenzyme this is the विटामिन हो जाते हैं, ये मैंने बताया हुआ है, दिस इज द विटामिन हो जाते हैं कोएंजाइम। ओके, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, प्रोटीन नहीं होते हैं, न्यूक्लिक एसिड नहीं, विटामिन हो जाएंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोएंजाइम आर विटामिन हो जाएंगे। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement about enzyme is wrong? एंजाइम के बारे में बोल रहा है, कौन सा रॉन्ग है? ऑप्शन ए एंजाइम आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, करेक्ट है। एंजाइम को टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो डीनेचर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी एंजाइम आर द मोस्टली प्रोटीन बट सम आर द लिपिड, नो, ये ऑप्शन जो देख रहे हो ना ये 2 बार रिपीट हो चुका है ये। ओके, लिपिड नहीं होते, सम आर ये आरएनए हो जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो जाते हैं, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी एंजाइम आर द हाईली स्पेसिफिक, यस हाईली स्पेसिफिक हो जाते हैं। डी एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, दिस इज द करेक्ट। ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर तक ये कंटिन्यू बढ़ेंगे, फिर जैसे हमने पीएच और टेम्परेचर को बढ़ाते गए ये फाइनली फॉल ऑफ हो जाएंगे। ओके, ये इनका ये डायग्राम बन जाता है, इनका ग्राफ हो जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट का पीएच और टेम्परेचर से रिलेशन। ओके, पीएच एंड टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज एंजाइम एक्टिविटी ऊपर रहेगी और ये इस तरह का ग्राफ इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये दिस इज द पीएच टेम्परेचर के ग्राफ हो जाता है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कौन सा रॉन्ग है? एंजाइम लिपिड नहीं होते हैं। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, यस यूरिडीन आरएनए में पाया जाता है, इज अ न्यूक्लियोसाइड। यूरिडीन दिस इज द फॉर्म बाय यूरेसिल, ओके, प्लस राइबोज शुगर मिल करके दिस फॉर्म यूरिडीन, और दिस इज टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि राइबोज शुगर प्लस कोई एन बेसिस मिलता है तो ये न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन कर लेते हैं, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड हो जाते हैं। ओके, तो यूरिडीन ई टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, प्यूरिन नहीं है, पायरिमिडीन नहीं है। ओके, न्यूक्लियोटाइड भी नहीं है। न्यूक्लियोटाइड के लिए यहाँ पर अगर फास्फेट ग्रुप हो जाता तब यूरिडिनाइलिक एसिड हो जाता तो ये हो जाता। ओके, न्यूक्लियोटाइड अगर बनाना होगा तो ये हो जाएगा यूरिडिनाइलिक एसिड जुड़ जाता तो ये आके न्यूक्लियोटाइड हो जाता। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज यूरिडिन ई टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। The figure shows a hypothetical tetrapeptide portion of a protein with parts labeled A to D की बात कर रहा है। Which one of the following option is correct? This is the hypothetical tetrapeptide है ये। Okay, तो CH2OH, this is the CH2OH अगर ग्रुप प्रेजेंट है, this is the serine amino acid। Okay, अगर SH प्रेजेंट है, this is the cysteine सल्फर containing amino acid, and this is the benzene ring के साथ अगर OH है और CH2 है, this is the टायरोसाइन अमीनो एसिड हो जाएगा, एंड दिस इज COH, CH2H, CH2H। ओके, तो ऑप्शन डी की बोल रहा है
एंड यहाँ पर वो चीज ध्यान देना है कि कोई भी प्रोटीन होगा उसका लेफ्ट एंड एन टर्मिनल, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन पाया गया ना, एन टर्मिनल बाहर मींस राइट साइड COH ग्रुप पाया जाएगा, दिस इज C टर्मिनल बोल दिया जाता है राइट को। ओके बिल्कुल ये रटना नहीं, डायरेक्टली आप देख सकते हो कि दिस इज NH है तो एन टर्मिनल, CO है तो C टर्मिनल हो जाएगा। ओके तो ऑप्शन ए डी इज द एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड ना हो करके, क्योंकि यहाँ पर CH2 ग्रुप है, इस वजह से ग्लूटामिक अमीनो एसिड नहीं है। अगर CH2 ग्रुप ना होता तो ये ग्लूटामिक अमीनो एसिड हो जाता, सो ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी सी इज द एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। सी टायरोसिन अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन नहीं है, सो बी रॉन्ग हो जाएगा। एंड सी ऑप्शन ए इज द ऑप्शन सी ए इज द C टर्मिनल। ए को बोल रहा है दिस इज द एन टर्मिनल है, C टर्मिनल नहीं है। एंड डी इज द एन टर्मिनल ना होकर के C टर्मिनल होता, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके ऑप्शन डी ए इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मेथियोनिन। ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं है, बल्कि दिस इज द सेरीन है ये। ओके सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके तो इस ऑप्शन में मींस इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ चैलेंजिंग, इसको चैलेंज करना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which one out of A to D given below correctly represent the structural formula of the basic amino acid। मैंने बता चुका हूं कि बेसिक अमीनो एसिड के लिए NH2 ओके NH2 ग्रुप ग्रेटर देन COH से ज्यादा अगर पाया जाएगा तो बेसिक हो जाएगा, और एसिडिक के लिए दिस इज COH ग्रेटर देन NH2 ग्रुप से ज्यादा होगा तो एसिडिक हो जाएगा। अगर COH इज इक्वल टू NH2 है ओके दिस इज न्यूट्रल हो जाता है। ओके सो नाउ कॉमन ऑप्शंस, ऑप्शन ए की बात करा है, दिस इज द एक NH2 ग्रुप है, जबकि ये एक COH एंड एक COH, दिस इज द 2 COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप, दिस इज द एसिडिक अमीनो एसिड। ओके ऑप्शन बी एक NH2 ग्रुप है, एक COH, दिस इज द न्यूट्रल अमीनो एसिड, एंड इसमें COH ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं, सो दिस इज द नॉट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ये है ही नहीं। ओके अगर बात करें डी की, एक NH2 सेकेंड NH2, तो ये दो NH2 ग्रुप पाए गए हैं, एक COH, सो दिस इज द बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। ओके तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बेसिक अमीनो एसिड की बात कर रहा है ना, ऑप्शन ए में सी को रखा है तो सी इज द अमीनो एसिड है ही नहीं, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में डी को रखा है, डी इज द बेसिक अमीनो एसिड, यस ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। और सी की बात करें ए इज द एसिडिक अमीनो एसिड, ए को बेसिक बोला सो रॉन्ग हो जाएगा, और बी इज द न्यूट्रल है जबकि ये बेसिक बोल रहा है सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके सो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी इज द बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। ओके नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one is the most abundant protein in the animal world? Animal world में बोल रहा है most abundant protein, ये नीट 2020 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ओके एक ऑप्शन चेंज किया हुआ था। ओके एनिमल वर्ड की बात करेंगे तो कोलेजन मोस्ट अबाउंडेंट हो जाएगा, प्लांट में रुबिस्को हो जाएगा, और ओवरऑल रुबिस्को ही हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, the given diagrammatic representation shows one of the categories of small molecular weight organic compound in the living tissue। okay identify the categories, category बोल रहा है किस category का है, shown and the blank component x, तो यक्स की बात कर रहा है और कैटेगरी की बात कर रहा है। ओके दिस इज द फॉर्म ऑफ राइबोज शुगर, दिस इज द राइबोज शुगर है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है यक्स। ओके तो यक्स जुड़ने के साथ ये बात कर रहा है क्या हो सकता है, दिस इज द कंपोनेंट, अगर यहाँ नाइट्रोजन बेसेस जुड़ेगा तो दिस इज द न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, राइबोज प्लस एन बेसेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, फास्फेट ग्रुप है नहीं इसलिए न्यूक्लियोटाइड हो नहीं सकता है। ओके तो ऑप्शन ए, क्या ये कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ओके कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं सकता ये। ओके सो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई अमीनो एसिड नहीं है। ओके क्या बेंजीन रिंग नहीं है इसलिए अमीनो एसिड हो ही नहीं सकता, सो ये अमीनो एसिड नहीं होगा। न्यूक्लियोटाइड क्योंकि यहाँ फास्फेट ग्रुप कहीं अटैचमेंट है ही नहीं, सो ये न्यूक्लियोटाइड नहीं हो सकता है, जबकि ये न्यूक्लियोसाइड हो सकता है, अगर साइड में अगर हम यूरेसिल जोड़ दें तो ये न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड यूरेसिल हो जाएगा इसका। ओके नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following biomolecules is
करेक्टली कैरेक्टराइज बोल रहा है, कौन सा करेक्टली मैच है। ओके, ऑप्शन ए लेसाइथिन अ फास्फोरिलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। यस, लेसाइथिन फास्फोरिलेटेड ग्लिसराइड हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसी द करेक्ट है। ऑप्शन बी पाल्मिटिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड 18 कार्बन, दिस इज द 16 कार्बन होता है, 18 नहीं होता, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी एडनालिक एसिड, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है। एडेनोसिन पाया जाएगा विथ ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज के साथ नहीं होता है इसमें, दिस इज द राइबोज। अगर डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड हो जाता तो आप यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज शुगर लगाते, बट एडेनाइलिक एसिड बोल रहा है तो ये राइबोज शुगर यहाँ पर अटैचमेंट हो जाएगा फास्फेट मॉलिक्यूल, तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाता। फास्फेट मॉलिक्यूल तो है बट ये शुगर गलत है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये नहीं है। जबकि डी की बात करें एलेनिन अमीनो एसिड कंटेन एन अमीनो ग्रुप, करेक्ट है, एंड एसडी ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल, एनीवेयर ना होकर के अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट होता है। ओके, सो गलत हो जाएगा एनीवेयर की वजह से। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए लेसाइथिन फास्फोरिलेटेड ग्लिसराइड हो जाएगा, जो कि सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व गिवन बिलो shows enzymatic activity in a relation to three condition, pH, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बोल रहा है कि इस ग्राफ में ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिया हुआ है, पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर बोल रहा है कि टू एक्सिस एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा इसके साथ में। ओके, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी पहले तो बढ़ी है, ओके, एक कांस्टेंट मतलब एक लिमिटेड टाइम तक तो बढ़ी, उसके बाद एक घटनी शुरू हो गई, मीन्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, मीन्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस पर, दिस इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो जाएगी। एक्स एक्सिस पर पीएच, टेम्परेचर जो भी रख सकते हैं। ओके, तो एक्स एक्सिस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, जहां पर भी एक्स एक्सिस पर होगी रॉन्ग। ऑप्शन ए में एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सो रॉन्ग। ऑप्शन डी में एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सो रॉन्ग। ओके, नाउ कमान वनली बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। ओके, बी को ले अगर टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पर अगर हमने टेम्परेचर लिया, ओके, टेम्परेचर हमने लिया, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी ये बढ़ती गई, लेकिन एक सीमा तक बढ़ने के बाद और टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, एंजाइम डी नेचर होना शुरू हो जाएगा, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी फॉल ऑफ हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी ये वाई एक्सिस पर, दिस इज द करेक्ट है, और टेम्परेचर करेक्ट है। ओके, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, या तो पीएच, टेम्परेचर एंड पीएच कुछ भी ले सकते हैं, दोनों को बढ़ाने पर यही ग्राफ हमारा आएगा। ओके, बट ऑप्शन सी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने ले लिया, और वाई एक्सिस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दिस इज आल्सो करेक्ट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बी तो करेक्ट है, सी क्यों नहीं है? अब इस पर ये क्वेश्चन बच्चों पूछोगे आप, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्स पर लिया, वाई पर एंजाइमेटिक लिया, दिस इज बिल्कुल करेक्ट है, बट ये ग्राफ इसके अनुसार नहीं है। अगर आप ध्यान दो कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी ये कंटिन्यू बढ़ते जाएगी, जितने एंजाइम होंगे सबको यूटिलाइज करता जाएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, लेकिन सारे एंजाइम यूटिलाइज होने के बाद सबस्ट्रेट अभी भी बढ़ता जा रहा है। अब उससे ज्यादा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ नहीं सकती, क्योंकि सारे एंजाइम यूजअप आ चुके हैं। अब ये क्या हो जाएंगे, जब मैक्सिमम सारे के सारे एंजाइम यूजअप हो जाएंगे तो अब प्रोडक्ट बनना कांस्टेंट हो जाएगा, बल्कि सबस्ट्रेट कितना भी डालिए बट एंजाइम तो प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि एंजाइम कांस्टेंट हो चुके हैं, प्रोडक्ट कांस्टेंट बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी। मींस अगर इधर ग्राफ शो करें तो ये बढ़ेगा यहाँ तक, मींस यहाँ तक ये ग्राफ बढ़ेगा, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक। ओके, बट यहाँ पर इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये फॉल ऑफ नहीं होगा सबस्ट्रेट के साथ में, इसलिए ये दिक्कत है कि सबस्ट्रेट लेंगे तो इसका ग्राफ आपका ये हो जाएगा। अगर हमने सबस्ट्रेट लिया तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज एंजाइम एक्टिविटी, तो इसका ग्राफ बढ़ेगा कांस्टेंट तक, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, एक सीमा तक इसका एंजाइमिक एक्टिविटी बढ़ेगी बट कांस्टेंट हो जाएगी, फॉल ऑफ ये नहीं होती है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये ग्राफ इस सी के अनुसार रॉन्ग है, बल्कि एक्स वाई एक्सिस पर तो सही है, बट ये ग्राफ के लिए गलत है। आपको समझ में आ चुका होगा सी क्यों नहीं होगा, ओके, बी ही क्यों होगा। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following structural formula of two organic compound is correctly identified along with the related function के साथ। बोल रहा है कि
दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका फंक्शन के साथ करेक्टली है, बताइए। ओके, तो दिस इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ओके, दिस इज द ग्लिसरॉल है ये। ओके, एंड दिस इज द, ये फैटी एसिड इस पर एस्टरीफाइड हो रहे हैं। ओके, फैटी एसिड, दिस इज द फैटी एसिड। ओके, यहाँ पर दिस इज द फास्फेट मॉलिक्यूल हो गया। ओके, दिस इज द नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ फास्फेट और फैटी एसिड, तो दिस इज द कंपाउंड, पूरा कंपाउंड दिस इज द हो जाएगा लेसाइथिन हो जाएगा, दिस इज फास्फो लिपिड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड फास्फोलिपिड है। और दिस इज द बी, दिस इज द डुअल रिंग है, दिस इज द प्यूरिन, मींस बोल सकते हैं एडेनिन का ये मॉलिक्यूल हो जाएगा ये। ओके, ऑप्शन ए बोल रहा है बी इज एडेनिन, बी एडेनिन करेक्ट है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर करेक्ट है। बोल रहा है और न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड ना होकर के नाइट्रोजस बेसिस हो जाता है, दैट मेक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करता है, बट नाइट्रोजन बेसिस है, सो ये रंग हो जाएगा। बी, ए को बोल रहा है ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड ना होकर के फास्फोलिपिड है, ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, सो रंग हो जाएगा क्योंकि ये फास्फोलिपिड है, ट्राइग्लिसराइड नहीं है ये। ओके, ऑप्शन सी की बात कर रहा है, बी इज द यूरेसिल, बी इज द यूरेसिल ना होकर के एडेनिन है, सो रंग हो जाएगा। ऑप्शन डी ए लेसाइथिन है, जो कंपाउंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो जाता है, दिस इज द फास्फोलिपिड है। ओके, डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम आर करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग। बोल रहा है कि 3 करेक्ट है। ओके, इसमें बोल रहा है कि 3 करेक्ट है लेकिन एक रॉन्ग बोल रहा है, विच 1 इज रॉन्ग, बोल रहा है कौन सा इसमें रॉन्ग है। ओके, ऑप्शन ए एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी, यस एंजाइम पीएच, ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ मैक्सिमल एक्टिविटी शो करता है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी एंजाइम आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाएगा और एंजाइमिक एक्टिविटी थाल हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। बट सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म दे आर इफेक्टिव इवन एट हाई टेम्परेचर पर भी, लाइक 80 to 90 डिग्री सी पर वर्कअप कर जाता है, दिस इज द आर्की बैक्टीरिया, वो भी कौन सा थर्मो एसिडो फाइल्स हो जाते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बैक्टीरिया वाले चैप्टर में, दिस इज द करेक्ट है। ओके, ऑप्शन सी एंजाइम आर द हाईली स्पेसिफिक, की बिल्कुल हाईली स्पेसिफिक हो जाते हैं, करेक्ट है। ऑप्शन डी मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन बट सम आर द लिपिड, ये 2013 में ऑप्शन ग्रुप में आ चुका है, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन है, लिपिड ना होकर के दिस इज द न्यूक्लिक एसिड राइबोजाइम। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन कौन सा रॉन्ग है, डी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन ग्रुप में आ चुका है ये, जो कि गलत है। ओके, next question, the figure given below shows the conversion of a substrate into product by an enzyme in which one of the 4 option A to D the component of reaction labeled A B C D are identified correctly। okay, तो यहाँ पर अगर ध्यान दे B is the, यहाँ क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है ना, this is the potential energy हो जाएगी, A this is the transition स्टेट हो जाएगा, एंड डी दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जबकि अगर सी की बात करें दिस इज द ऑब्सेंस ऑफ एंजाइम, क्योंकि एंजाइम का मेन फंक्शन होता है पोटेंशियल एनर्जी की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देना, जब एंजाइम प्रेजेंस है तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर घट चुकी है, एंजाइम एब्सेंस है तभी ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए वर्कअप के लिए। ओके, प्रोडक्ट ये बन गया। नाउ कम ऑन ऑप्शन। ओके, ऑप्शन ए इज द पोटेंशियल एनर्जी, ए पोटेंशियल एनर्जी ना होकर ट्रांजिशन स्टेट है, सो रॉन्ग हो जाएगा। बी ट्रांजिशन स्टेट, नो, बी पोटेंशियल एनर्जी है। सी एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, सी एंजाइम के एब्सेंस में है, सो रॉन्ग हो जाएगा, एंजाइम के प्रेजेंस में दे रहा है, सो रॉन्ग हो जाएगा। डी विदाउट एंजाइम, ये प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी ए को ट्रांजिशन स्टेट करेक्ट है, बी पोटेंशियल एनर्जी करेक्ट है, सी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, यस विदाउट एंजाइम करेक्ट है, एंड डी की बात कर रहा है विथ एंजाइम करेक्ट है। ओके, सब करेक्ट हो गया तो बी इज द राइट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ए जिसमें पोटेंशियल एनर्जी दिखाया हुआ वो सब गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए, ओके यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सी में दिया हुआ है, सी रॉन्ग हो जाएगा।
ओके। एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ए को एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम ना होकर के ट्रांजिशन स्टेट है, इसलिए डी भी रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वनली बी करेक्ट हो जाएगा कि ये ट्रांजिशनल स्टेट, बी पोटेंशियल एनर्जी एंड सी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है, डी विथ एंजाइम के साथ ये पोटेंशियल एनर्जी है ये। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, सो हम लोग ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को अच्छे से सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस किए और इसके काफी क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि एंजाइम के साथ क्वेश्चन देखा जाए तो काफी ये इरिटेटिंग क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। मीन्स एनसीईआरटी में दिया नहीं बट कहीं ना कहीं से देता रहता है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने की जरूरत है। थोड़ा सा आप वर्कअप कर लो, आप इस वीडियो को बार बार देखो, थोड़ा इसको पकड़ो कि क्वेश्चन कहाँ से इसको निकाला कैसे जा रहा है। आप बार बार रिवाइज करोगे ये चैप्टर का बेस्ट तैयार हो जाएगा, और बार बार रिवाइज और बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो आप बेस्ट कर सकते हो, बार बार वीडियो देखो, वन शॉट रिवीजन देखो, प्रीवियस ईयर देखो, बेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।